आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे चैनल पर आरडी आर्ट्स एकेडमी पर। यहाँ पर सभी विषयों का सोशल साइंस की सभी विषयों का पढ़ाया जाएगा। ठीक, हम लोग इससे पहले दो भाग देखे थे। पहला भाग में हम लोग लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी चैप्टर का परिचय देखे थे। उसके बाद हम लोग दूसरे भाग में देखे थे सत्ता में साझेदारी की संकल्प, सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता और सत्ता में साझेदारी में आवश्यकता के कई भाग देखे थे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सत्ता में क्या सवाल हो सकता है। ठीक है, तो भाग ये तीसरा है, हम इसमें देखेंगे। ठीक है, पहला है साझेदारी का सवाल। साझेदारी की सवाल क्यों आता है, मेन है चैप्टर में साझेदारी। तो लोकतंत्र आप समझ गए हैं, सत्ता क्या होता है ये भी आपको सब बता दिया गया है। साझेदारी, अब साझेदारी की सवाल क्यों आता है, हमें इसके बारे में सबसे पहले समझना होगा, तो हमें सारी बातें समझ में आ जाएगी। इसके लिए सत्ता में से साझेदारी या भागीदारी का सवाल क्यों उठा, तो इससे पहले हम देखते हैं कि पहले राजतंत्र था। ठीक है, इस सारे बातों में आपको पहले भाग में बताए हुए हैं। तो हम इसमें देखते हैं इनके तीन पहलू दिखाई देते हैं। तीन पहलू, एक होता है सत्ता पे एक अधिकार, दूसरा होता है सत्ता के बंटवारे का असमानता और तीसरा होता है सत्ता के साझेदारी की व्यवहारिक आवश्यकता। इन तीनों के बारे में देखते हैं। देखने के बाद हमें सारी बातें समझ में आएगी। सत्ता पर एक अधिकार, एक अधिकार का मतलब होता है किसी एक का अधिकार। जैसे आपका निजी संपत्ति है तो किसी जो जिसका अपना खरीदा हुआ है वो उस पर अधिकार होता है। उसी प्रकार एक अधिकार किसी एक व्यक्ति, समूह, जाति, धर्म, किसी न किसी का एक का अधिकार। परंपरागत रूप से राजनीतिक शक्ति प्रायः परंपरागत रूप से राजनीतिक शक्ति प्रायः कुछ चुनिंदे लोगों या समूहों के हाथ में ही रही। कब? प्राचीन काल से लेकर हम देखते हैं, तो इसमें अक्सर हम देखते हैं चुनिंदा का मतलब कोई खास हुआ, कोई खास व्यक्ति होगा या कोई ना कोई समूह होगा। ये लोगों का सत्ता का आधार कभी कुलीनता या कुलीन राजशाही, कभी बौद्धिक उत्कृष्ट या कभी बहुसंख्यात्मक विरासत इत्यादि है। ठीक है, तो कुलीनता वो होगा जो राजा के करीबी होते थे। अक्सर हमें देखने को मिलता था राजशाही होता था जिनमें राजा का ही शासन होता था। ठीक है, इसीलिए हमें आम जनता की उसमें सहभागिता नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं सत्ता पे एक अधिकार। लोकतंत्र में राजतंत्रात्मक लोकतंत्र, देखिए एक बहुत बड़ी बात है। ब्रिटिश में लोकतंत्र है जो राजतंत्रात्मक लोकतांत्रिक है। क्या चीज है? राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। राजतंत्रात्मक लोकतंत्र लाइस पद होता था जो राजा ही राजसी लोगों का प्रमुख रहा। इस पर बैठने का जो भी होते थे राजशाही के घराने के लोग, कोई ना कोई वंशवाद बैठता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद वहाँ मध्य वर्ग का भी स्थापित हो गया। मध्य वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हुआ। यहाँ पर परिवर्तन हुआ, डिमांड हुआ
ठीक है। कौन? आम वर्ग, मध्य वर्ग, मध्यवर्गीय कौन होता है? मिडिल क्लास। ठीक है। तो इन लोगों के द्वारा भी सत्ता पर प्रभुत्व स्थापित हुआ, प्रभुत्व स्थापित हुआ, सत्ता पर ये लोग भी बैठे। ठीक है। उसके बाद अमेरिका में शासन व्यवस्था लंबे समय तक श्वेत मध्यवर्गीय पुरुषों द्वारा, देखिए यहाँ सबसे बारीक है, अमेरिका में शासन व्यवस्था लंबे समय तक श्वेत, ठीक है, श्वेत मध्यवर्गीय पुरुषों द्वारा, स्त्रियों और अश्वेत जो काले होते हैं, श्वेत गोरा होते हैं, ठीक, स्त्री और अश्वेत लोगों का महत्व नहीं था। यहाँ पर इन दोनों को वोट देने का, ये शासन में वोट बोलिए, यह शासन में इन दोनों का अधिकार नहीं था, इन दोनों का अधिकार नहीं था। ठीक है, लोगों का महत्व नहीं था। अब इसमें नस्ल हो गया, नस्लवाद। नस्लवाद क्या होता है? ठीक है, मार्टिन लूथर किंग, देखिए यहाँ गोरे और काले को लेकर होता है, बनावट हमारी अलग अलग बनावट होती है। ठीक है, आप देखे होंगे। नस्लवाद को लेकर मार्टिन लूथर किंग विरोध किए और फिर ये समाप्त हो गया। ठीक है, समाप्त हो गया। इसी का दिन है कि बराक ओबामा यहाँ के प्रेसिडेंट बने। कहाँ का? अमेरिका का प्रेसिडेंट बने, यही देन है। ठीक है। भारत में हम देखते हैं, भारत में स्वर्ण उच्च जाति के सबसे ज़्यादा अधिकार था, दबदबा था, सत्ता पर सबसे अधिक यही लोग, अभी भी अधिकतर यही लोग मिलते हैं। ठीक है, अधिपत था। बाद में बहुत सारे आंदोलन हुए। इस आंदोलन में मध्य वर्ग, देखिए मध्य वर्ग में सारे लोग आते हैं, ये नहीं आता है कि मध्य वर्ग और निचली जातियों द्वारा, मध्य वर्ग और निचली जातियों के द्वारा अनेक आंदोलन चलाया गया। ठीक है, अनेक आंदोलन चलाया गया, जिसमें व्यापक रूप से हम अंग्रेजों के द्वारा भी लड़े, उसके बाद भी हम बहुत सारे आंदोलन किए अपने हक को पाने के लिए। ठीक है, इसके लिए हम, इनका नाम है पेरियार, गुरु नारायण और महात्मा फुले और डॉक्टर अंबेडकर जी को सारे लोग जानते हैं, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं। ठीक है, इन लोगों के द्वारा अनेक प्रकार की आंदोलन चलाया गया कि हमें भी सत्ता में हिस्सा चाहिए, साझेदारी चाहिए, किसी एक धर्म जाति समूह का एक अधिकार नहीं होना चाहिए, सभी को मिलकर सभी का उसमें सहभागिता होनी चाहिए। तो ये हुआ सत्ता पे एक अधिकार। सत्ता पे एक अधिकार किसी खास जाति समूह राजा या किसी न किसी व्यक्ति स्वर्ण जाति का अधिकार होता है, या समुदाय का अधिकार होता है, उसे हम एक अधिकार कहते हैं। लेकिन वो उस सत्ता में ये सत्ता है, शासन की व्यवस्था, इसमें सभी जाति धर्म जातियों के लोग, धर्म, ठीक है, धर्म हो गया, वर्ण व्यवस्था के सभी लोग होते हैं। ठीक है, जब ये सारे लोग हैं, SC ST OBC, एक मान लीजिए, वो सब तो इसी के देन है, इसी का, और इन सबको इस सत्ता में हिस्सा होगा तो कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, सत्ता के बंटवारे के असमानता, सत्ता के बंटवारे का असमानता।
ठीक है, असमानता। एक अधिकार हम देख लिए, किसी एक व्यक्ति का उस पर अधिकार होगा, जैसे हम ही चेयर पर बैठ के बोले कि अब मेरे अलावा कोई नहीं होगा, जो मेरे निर्णय हो गए, हमारा ही वंशवाद या जो भी व्यवस्था होगी हम ही करेंगे, तो एक अधिकार हो गया। और असमानता हो गया कि उसमें बटा हुआ है, असमान है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सत्ता का बंटवारे में असमानता, ठीक है, जिसमें वंचीकरण का है, ठीक है। भारतीय राज्य हो, श्रीलंका हो अथवा अमेरिका आदि, इन सभी जगहों पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। भारतीय राज्यों की हम बात करते हैं तो भारत में हम नक्सलवाद देखते हैं। नक्सलवाद में सबसे शोषित वर्ग दलित, जो सबसे शोषित वर्ग है दलित, दलित को आप देखिएगा सत्ता में इनकी बहुत कम भागीदारी है। फिर आदिवासियों को देखिएगा, ठीक है, अति पिछड़ा वर्गों के लोगों को देखिए। इन लोगों के शुरू में नक्सलवाद का जो जन्म हुआ, ठीक है, जन्म हुआ, दलितों के पास भी भूमि नहीं था। आदिवासियों को जो भूमि था, आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, ठीक है, इनकी भूमि उधर जंगल में धीरे धीरे उसको सरकार ठेकेदारों के माध्यम से, अनेक व्यवसायों के माध्यम से इन जंगलों का कटाई होने लगा और उसका टेंडर होने लगा। और जंगल में रहने वाले आदिवासियों का हक, जैसे जो जंगल में रहता है, जैसे हम अपने गांव में रहते हैं तो गांव पर हमारी ज़मीन पर हमारी हक होती है, और यहाँ जंगल में आदिवासियों का हक होता है, ठीक है। और यहाँ इसलिए विरोध हुआ और ये भी धीरे धीरे विरोध होने लगा। अति पिछड़े वर्ग, जो पिछड़े वर्ग है, ओबीसी हम कहते हैं, ओबीसी, ठीक है, इन लोगों को भी असमानता लगी और ज़्यादा से ज़्यादा उच्च वर्ग के लोग ही सत्ता में थे, तो इनको भी साझेदारी चाहिए। अब ये जब देखा जाता है, कोई दौड़ रहा है, ठीक है, कोई एकदम हट्टा कट्टा है, कोई उससे कमज़ोर है, तो हम उससे प्रोत्साहन करते हैं और कहते हैं कि आपके लिए कुछ व्यवस्था की जाती है, जैसे विकलांग है उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं कर दी जाती है कि आप भी उसके समान चल सकें, ठीक है, ये चीज़ है। अमेरिका में भी हम 1960 में देखते हैं, ठीक है, व्यापक रूप से, ठीक है। ब्लैक पैंथर ये एक संगठन बना, और संगठन बना किसके खिलाफ? श्वेतों के खिलाफ, कि इनको उसमें सत्ता में हिस्सा नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो ये नहीं है कि मेरा भारत ही एक है, ये पूरे विश्व में असमानताएं देखने को मिलती है। इसीलिए हर जगह लोकतंत्र एक ऐसी सत्ता है जिसमें सबकी भागीदारी हो सकती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं भारत में आर्थिक असमानता, आर्थिक का बात हो गया, आर्थिक असमानताएं देखते हैं। गरीबी रेखा से जो नीचे होते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, इनकी आय, इसमें धर्म जाति नहीं होता है, ठीक है, ये गरीब होते हैं और ये इनको जीने के लिए एक मापदंड अपनाया गया है, उससे भी ये नीचे हैं, ठीक है। इसलिए आप देखते हैं कि सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है और इनको सहारा दिया जाता है। इन्हीं का देन है समाजवाद, साम्यवाद के आंदोलन है। ये किसके खिलाफ है? उदारीकरण और पूंजीकरण के विरोध है, ठीक है। समाजवाद और साम्यवाद दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। साम्यवाद आपको चीन में दिखता है और समाजवाद आपको भारत में दिखता है, ठीक है। अब इसमें व्यवस्था होता है कि सभी साम्यवाद में जो भी व्यवस्थाएं हैं
साम्यवाद, साम्यवाद, ये सारी के सारी कामें जो होगी सरकारी होगी। ठीक है, जो भी कंपनी होंगे सारे के सारे सरकारी होंगे। जो भी कार्य होगा सब सरकार के माध्यम से बनेंगे और सरकार ही सारी व्यवस्थाएं जनता का करेगी। ठीक है, ये व्यवस्था होती है और इसमें सभी को समान रूप से देखा जाता है। ये चीन में व्यवस्था है। इसमें समाजवाद में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा सरकारी प्लस निजी की बात हो जाती है। ठीक है, और उदारवादी ये पूंजीपतियों का, इसका पूंजीवादी का ही एक रूप है जो ज़्यादातर पूंजीपतियों के द्वारा, पूंजीपति देखिए बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में जो पैसे लगाते हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। जब पूंजीपति जो पैसा लगाएगा वो सोचेगा सबसे ज़्यादा हम पैसा पूंजी कमाएं, तो किसका शोषण होगा? जनता की शोषण होगी। अगर वही समाजवादी व्यवस्था है जहां सरकार की व्यवस्था है तो सरकार नियम बनाता है, आपको सारे फैसिलिटी देता है, जो भी व्यवस्था है, अगर आपके साथ कोई घटना घटता है तो लाइफ टाइम आपका व्यवस्था करता है। लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है। आप काम करना हट्टा काटा है, आप काम करने लायक हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ से जाइए। ठीक है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। लोकतंत्र में साझेदारी की प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर ऐसी हिंसात्मक, ठीक है, एवं तोड़ फोड़ की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। अब इस सब में सहभागिता से बांटकर, सबको एक सम्मान, एक अनुसार बांटकर, सबको सहयोग देकर हम इसमें सभी जनता, सभी धर्म जाति के व्यवस्था को समान रूप से लागू करेंगे तो कभी भी हमें हिंसात्मक और तोड़ फोड़ की प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सवाल यही उठता है। फिर हम देखते हैं सत्ता के साझेदारी की व्यवहारिक आवश्यकताएं। अब व्यवहारिक आवश्यकताएं क्यों हैं? व्यवहारिक आवश्यकताएं क्यों हैं? सत्ता की साझेदारी की व्यवहारिक आवश्यकताएं क्यों हैं? हम इसमें देखते हैं सभी देशों में सत्ता समाज के कुल विशिष्ट लोगों के हाथों में ही रहा। भारत जैसे देशों में सत्ता विशिष्ट वर्ग, ठीक है, विशिष्ट वर्ग के हाथों में स्वतंत्रता के बाद भी रहा। ठीक है, स्वतंत्रता इसलिए कि हम देखते हैं, आप देखिएगा दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग और ओबीसी, ये जो हैं ये बहुत पिछड़े हुए थे, आज भी ये पिछड़े हुए हैं। तो सरकार इनको मदद देती है और व्यवस्था करती है कि जो उच्च जाति के लोग हैं उनके सम्मान आप आ सके। ठीक है, क्योंकि सोच समझने और कोई भी कार्य करने की जो भी सलाहियत होती है उनमें होती तो है, ये नहीं है कि कहा जा सकता है कि नहीं होती है। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर एक बात करें, आपके पास घर पर मोटरसाइकिल है, ठीक है, तो बच्चे जब छोटे रहते हैं या धीरे धीरे बढ़ते हैं तो उसको सारी बातें धीरे धीरे उनको वहीं समझ में आ जाती है कि ये ब्रेक है, ये क्लच है, यहाँ चाबी लगता है, ये इसको ऐसे रोका जाता है। लेकिन वो मेरे पास नहीं है तो हम देखने के बाद हम सोचते हैं कि ये कैसे चलेगा, कहाँ क्या होगा, तो हमें उसमें समय लगता है। अभी हम समझेंगे जब तक ले वो स्टार्ट किया और चलाना सीख गया, अभी हम उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ होती है, जिसके पास जो होता है, तो हमारे पास इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है इन लोगों के पास। ठीक है, इसीलिए सरकार बहुत सारी व्यवस्थाएं करती है। सभी देशों में सत्ता के, ठीक है, कुछ विशिष्ट वर्ग होते हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है, कि हाथों में स्वतंत्रता के बाद भी रहा है।
भारतीय समाज में आज भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानता व्यापक है, देख रहे हैं। ठीक है। लंबे संघर्ष के बाद 1992 में भारतीय संविधान में संशोधन कर 74वां संशोधन करके सत्ता का पूर्ण रूप से विकेंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक है, विकेंद्रीकरण कर दिया। भारतीय समाज में आज भी सामाजिक और राजनीतिक आप देखते हैं। ठीक है, बहुत जिसके पास पैसा है, जिसके पास सारे व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है, उसके बच्चों को देखिएगा वो वहीं से विकास करते हैं, उनका डेवलप ज़्यादा होता है। और आपके पास नहीं है तो आप सोचते हैं, समझते हैं, स्ट्रगल करते हैं बहुत। आपके पास स्ट्रगल कीजिएगा तब वहाँ तक आइएगा। आर्थिक असमानता है, आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास क्षमता होते हुए भी आपके पास आर्थिक नहीं होता है, जो आप वो चीज़ पा नहीं सकते हैं, वहाँ तक जा नहीं सकते। इसमें से एक बच्चे होते हैं। ठीक है, बच्चे होते हैं जो बहुत तेज होते हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पटना गया था। ठीक है, वहाँ पर एक दलित बस्ती के दलित मोहल्ले के बच्चे ने ब्रिटेन में स्कॉलर पाया था। ठीक है, ब्रिटेन, और वो चर्चा में था तो है, लेकिन उसको उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जिससे वो आगे बढ़ सके, किसी कोई खास। इसीलिए सरकार कई प्रकार की व्यवस्थाएं करती है, पढ़ाने लिखाने और बहुत सारे मुफ्त में देती है। लंबे संघर्ष के बाद 1900 ये है, हम कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था। दो तरह का, पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका। ठीक है, दो होता है, पंचायती राज व्यवस्था और ये हुआ पंचायती राज व्यवस्था और ये नगर पालिका, दो। इसके अंतर्गत पंचायत आता है और ये आता है नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका। और क्या किया, विकेंद्रीकरण कर दिया। जो सत्ता विकेंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण का मतलब हुआ, ठीक है, सत्ता को बांट देना, कई भागों में बांट देना। विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण में आप एक एग्जाम्पल का देख लीजिएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल या हम इसको पंचायत या नगर पालिका, ठीक है, कह सकते हैं। इसमें विकेंद्रीकरण कर दिया। ठीक है, ये विकेंद्र सत्ता का अलग अलग जगहों पर अलग अलग कर दिया। ठीक है, इस प्रकार विकेंद्रीकरण होता है ताकि सभी लोगों को सत्ता में भागीदारी हो सके। ठीक है, सभी लोगों को सत्ता में भागीदारी हो सके। देखिए, ये एक सत्ता में तो भागीदारी होगा ही। बिहार सरकार ने पंचायती राज में, ठीक है, महिलाओं के लिए, ठीक है, 50% रिजर्वेशन कर दिया, 50% आरक्षण दे दिया। ठीक है, उसको आरक्षण दिया। अनुसूचित जाति, एससी अनुसूचित जनजाति होते हैं, ओबीसी अत्यंत पिछड़ा, ठीक है, और हम एसटी को आदिवासी भी कह सकते हैं। ठीक है, ओबीसी अत्यंत पिछड़ा के आरक्षण दिया, आरक्षण दे दिया। आरक्षित करने का मतलब हुआ कि जो जनरल होंगे, जो भी कास्ट जनरल होगा, अगर ये एससी हो गया तो ये कोई नहीं लड़ सकता है, एसटी भी नहीं लड़ेगा और ओबीसी भी नहीं लड़ेगा। ठीक है, अगर ये सीट एसटी हो गया तो ना ये लड़ेंगे, ना ये लड़ेंगे, ना ये लड़ेंगे, सॉरी ये तो लड़ेंगे, ये नहीं लड़ेंगे। अगर ओबीसी हो गया, ठीक है, तो ओबीसी हो गया
तो ये दोनों नहीं लड़ेंगे। जनरल हो जाएगा तो ये सब लड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो आरक्षण होने में इनको भी, महिलाओं को भी आजकल देखते हैं कि आरक्षण हो जाता है ऐसे पंचायत का, तो मुखिया बनती हैं। ठीक है, ना तो इसे कोई बनने देता, कहता है कि इसका हस्बैंड कहता है कि हम ही बनेंगे। ठीक है ना, इसको कभी नहीं बनने देता लोग। अनुसूचित जनजाति अगर ये आरक्षित नहीं होता तो ये कभी जीत नहीं सकता है। जीत तो सकता है लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ेगा इन दोनों को। ओबीसी में तो हो जाता है, लेकिन ये दोनों को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए आवश्यक है, सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता है। अब इनको सबको भागीदारी मिलेगा तो लगेगा कि हमारा उसमें कोई सहयोग नहीं है। जब सहयोग है तो हम उस पर सहमति हमारा बनता है। ठीक है, तो साझेदारी का सवाल पर, सत्ता में साझेदारी या भागीदारी का सवाल क्यों उठा, तो इसीलिए हुआ सत्ता पे एक अधिकार किसी का नहीं होना चाहिए, सभी का उसमें भागीदारी होनी चाहिए। सत्ता के बंटवारे असमानता, माने सत्ता का जो बंटवारा होता है, साझेदारी होती है, वो असमान नहीं होना चाहिए, सभी को उसमें हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि किसी एक को दे दिया जाए और ये सारे के सारे उसमें आगे पीछे हों। उसे सत्ता के साझेदारी के व्यवहारिक आवश्यकता भी आवश्यक है। अगर इस प्रकार का नहीं होता तो आज, और ये पंचायती राज आज लोगों को जागरूक कर दिया है कि लोकतंत्र में लोग भाग आज ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये हुआ साझेदारी के सवाल। अब आते हैं लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। इसी का एक है द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व का मतलब हो जाता है, ठीक है, द्वंद्व, ये द्वंद्व आता है। ठीक है, द्वंद्ववाद, ठीक, इसको हम संघर्ष, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो द्वंद्व कैसे उत्पन्न होगा, संघर्ष कैसे उत्पन्न होता है, सबसे बड़ी बात है समाज में किसी भी मुद्दे पर जनता के विभिन्न प्रकार की आकांक्षाएं होती है। ठीक है, किस पर, समाज में किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर जनता के विभिन्न प्रकार की आकांक्षाएं होती हैं। आपकी आकांक्षाएं होती है, आकांक्षा के मतलब कि हमें उसमें भागीदारी लेना है, हमें उसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये आकांक्षाएं जनता के बीच कभी कभी टकराव उत्पन्न कर देता है। अब हमें आवश्यकता हो गया कि हमें वो चीज़ पाना है। अगर इसी पेन को 2-4 आदमी को पाना है तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। अब 3-4 आदमी हैं तो एक दूसरे को पछाड़ने पर लगेगा, और कैसे लगेगा कि एक दूसरे को हम इस प्रकार कोई ऐसा मुद्दा उठाए, कोई ऐसी बात कहें जिससे दो पिछड़ जाए और ये चीज़ हमें मिल जाए। या कभी कभी ये होता है कि हम कोई ऐसे मुद्दे को उठाएं जिससे हम हाईलाइटेड हो जाए, हमें जान जाए। ये भी बातें होती है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। महाराष्ट्र, असम एवं अन्य दक्षिण भारत राज्यों में हिंदी भाषी लोगों के, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ अक्सर ऐसा देखा जाता है। हम महाराष्ट्र में देखते हैं मराठी लोग, ठीक है, अक्सर हम देखते हैं हिंदी भाषी जो बिहारी के होते हैं, कई बार इस प्रकार की समस्याएं आए हैं कि इन लोगों के द्वारा उनको, बिहारी लोगों को मारकर और स्टेट को भगाया जाता है। लेकिन एक बात और है, मौलिक अधिकार, हमारा जो मौलिक अधिकार है, हमारा जो मौलिक अधिकार में आपको फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में आपका दिया अधिकार है कि कहीं भी आप जा सकते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में
आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी राज्य में बस सकते हैं, कहीं भी ज़मीन खरीद के रह सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। ये आपके संविधान में दिया हुआ है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं होती है जो लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक चीज़ है। असम में भी हम देखते हैं, दक्षिण भारत में अन्य राज्यों में भी देखते हैं। असम में आसामी बोलते हैं और दक्षिण भारत में बहुत लोग तेलुगु बोलते हैं, ठीक है, कन्नड़ बोलते हैं। ये सारी बातें सारे भाषा बोलते हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं होती है। और हम देखते हैं कि अगर हमारा संविधान अधिकार देता है पूरे भारत में किसी भी राज्य में जाकर रहने के लिए, ठीक है, कहीं भी हम जाकर अपना कार्य कमा सकते हैं, रह सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, ठीक है, और हमें कोई नहीं रोक सकता है। ये हमारा संविधान अधिकार देता है। कुछ खास जगहों पर जहाँ हमें सरकार के द्वारा रोका जाता है, ठीक है, कभी कभी आदिवासी बस्तियों में हमें जाने से भी रोका जाता है, जो अंडमान निकोबार में हाँ अक्सर ये देखा जाता है। वो भी सब जगह नहीं, कहीं कहीं खास जगहों पर, ठीक है। तो ये हुआ द्वंद्व। तो द्वंद्व इसी के कारण फैलता है, जब हम किसी राज्य में जा रहे हैं, हमें मारा जाता है, पीटा जाता है, भगाया जाता है, वहाँ कार्य करने नहीं दिया जाता है भाषा के आधार पर, तो हमें कन्फ्लिक्ट होता है, द्वंद्व होता है, संघर्ष होता है, जो एक दूसरे से अलग करता है, जो लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ा घातक है। भारत में सामाजिक विभाजन टकराव के अनेक मुद्दे हैं, जो टकराव जो लोकतंत्र का द्वंद्ववाद का भाषा है, जिसके आप देखते हैं संस्कृति भी है, जाति है, धर्म है आदि के आधार पर उत्पन्न द्वंद्व भी है, ठीक है ना। भाषा के आधार पर संस्कृति, हमारे खान पान, रहने बोलने, और आप साउथ में चले जाइए या उसके बाद नॉर्थ में चले जाइए, असम में, मेघालय में, इधर हमारी और उनकी संस्कृति अलग है। जाति आजकल बहुत व्यापक रूप से समस्याएं हो जाती है। धर्म के तो कहा नहीं जा सकता, ये तो सबसे अधिक आज इसी का समस्या आ रहा है। दो समुदायों में अक्सर ये देखने को मिल रहा है। ये भी हमारे भारत के लिए लाभदायक नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक है। लोकतंत्र है कि सत्ता में सबकी साझेदारी होनी चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए, जिससे सब मिलकर इसको लगे कि हमारा भी इसमें सहयोग है, हम इससे अलग नहीं है। जब अलग नहीं है तो हमें अपनापन लगता है, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं सामाजिक विभेद, विभाजन एवं सहिष्णुता। सामाजिक विभेद से उत्पन्न होने वाले सबसे बड़ी समस्या है विभाजन और भेदभाव की प्रक्रिया। किसका? विभाजन और भेदभाव। भेदभाव अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है। भाषा, संस्कृति, जाति, धर्म आदि की अनेक प्रकार से हो सकते हैं। इससे भी जो हमारे सामाजिक विभेद और विभाजन को व्यापक रूप से बढ़ावा देता है, ठीक है। बढ़ावा देता है। उसके बाद इसको कम करने के लिए, देखिए, इसको कम करने के लिए पूरे दुनिया में, दुनिया के संविधान में और अंतर्राष्ट्रीय संधि में धर्म, जाति, रंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर विभाजन और विभेद को अवैध और अमानवीय ठहराया गया है। देखिए, किसके? पूरे दुनिया के संविधान में और अंतर्राष्ट्रीय संधि, जो दो देशों के बीच, अनेक देशों के बीच संधि होता है, ठीक है। जब संधि होता है तो उसमें भी जाति, धर्म, रंग, ठीक है, धर्म, जाति, रंग, जन्म स्थान के आधार पर हम इसका
इस आधार पर कोई विभाजन और विभेद नहीं कर सकते, ये सारी के सारे अवैध हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार हम विभेद को नहीं मान सकते, अमानवीय ठहराया गया है। इसके लिए अमेरिका में सकारात्मक कार्य या भारत में आरक्षण को इसी दृष्टि से देखा जाता है। अमेरिका में सकारात्मक कार्य देखा जाता है, जो बाद में हम इस देखें किसको, मार्टिन लूथर किंग विरोध किया किस चीज़ का, नस्लवाद का, और ठीक है श्वेत अश्वेत का। ठीक है, तो जिसके लिए हम वहाँ सकारात्मक कार्य अपनाए, जिससे वहाँ के लोगों को अश्वेत को वहाँ पर अधिकार मिला। तब ठीक है, भारत में आरक्षण, जब हम आरक्षण का लाभ दिया गया, ठीक है, तब हम देखते हैं दलित, आदिवासी, अति पिछड़े वर्ग के लोग अनेक देखते हैं, अनेक सरकारी, ठीक है, सरकारी नौकरी में तो इस प्रकार आरक्षण इस चीज को, विभेद को कम करता है। बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में भी भाषाई अल्पसंख्यक, यहाँ पर देखिए बेल्जियम और स्विट्जरलैंड, ठीक है, बेल्जियम में डच और फ्रेंच बोलते हैं, स्विट्जरलैंड में भाषाई अल्पसंख्यक, जो कम भाषाई अल्पसंख्यक उन्हें कहते हैं जो 1-2-4%, 10% जो होते हैं, जो कम संख्या में होते हैं। इनकी मानसिक आवश्यकताओं को पूर्ति सार्वजनिक स्थानों पर आदरपूर्वक की जाती है, जिससे भेदभाव प्रकट न हो। इनकी भी भाषाओं को वहाँ पर उपयोग किया जाता है, जिससे इन्हें न लगे कि हमें भी बहुल क्षेत्रों में हमें वहाँ से हमारी मान्यताओं, हमारी मान सम्मान का आदर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी एक प्रकार के संतुलन स्थापित हो, जिससे किसी प्रकार का विभाजन पैदा न हो। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी का सवाल उठा, और किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, और बंटवारा असमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी एक को दे दिया जाए, सभी को समान रूप से दिया जाए। ठीक है ना, जिधर समानता अधिकार आपको मिला हुआ है कि सभी को एक समान देखा जाए। तो सत्ता के साझेदारी की व्यवहारिक आवश्यकता क्यों है? बहुत सारे कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, विशिष्ट लोगों का हाथों में है, ये भी नहीं होना चाहिए, सभी परिवर्तन होते रहना चाहिए। और सामाजिक आर्थिक रूप से हम देखते हैं इसी को कम करने के लिए संघर्ष चला बहुत व्यापक, इसलिए कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जो पंचायती राज्य जो घोषित हुआ, ठीक है, ये राजस्थान में, ठीक है, 1959 में लाल नेहरू के द्वारा पहला पंचायती राज घोषित किया गया था। ठीक है, वहीं स्थापित किया गया था। लेकिन देखिए 59 से लेकर हमें कब इसको संघर्ष करते तब जाकर मिला 92 में, और तब जाकर इस सारे लोगों को आज देखते हैं कि आज राजनीति में महिलाएं, अनुसूचित जाति, SC ST OBC व्यापक रूप से देखने मिलते हैं। विशिष्ट वर्ग तो है ही, ये तो पहले ही से थे, राजा के रूप में थे, किसी न किसी स्तर पर ये राजा किया है, किसी न किसी अच्छे पदों पर थे, वो बात तक कहीं ना कहीं शासन में है। आज भी ये विशिष्ट वर्ग शासन में हैं, और इन लोगों की कमी, ये सारी बातें हम देखते हैं। ठीक है, आप सभी से निवेदन है
कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके और इससे लाभवान हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट भाग में और वहाँ हम इस पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे। ओके।